आज हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट में जब नए इश्यूज फ्लोट होते हैं तो कौन कौन से मेथड हैं जो इसके अंडर आते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज पहले उसे देखिए, फिर इस मेथड पे आएंगे, मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। देखिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए फाइनेंशियल मार्केट को हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो तरह की मार्केट में डिवाइड करते हैं। फर्दर कैपिटल मार्केट को प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिवाइड किया जाता है। आज के टॉपिक में हम डील करेंगे प्राइमरी मार्केट में जो फंड्स रेज करने हैं उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट का वो हिस्सा है जो न्यू फ्रेश सिक्योरिटीज के साथ डील करता है। देखो, कैपिटल मार्केट को जब हमने दो टुकड़ों में विभाजित किया तो पहला मेथड था प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट डील्स विद द इशू ऑफ फ्रेश न्यू सिक्योरिटीज। जब कोई कंपनी नई सिक्योरिटीज ऑफर करती है, इशू करती है, उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। इसको न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया ही ये है कि वो सिक्योरिटी पहली बार इशू हुई है। जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो वो पुरानी सिक्योरिटीज एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, बट इन द प्राइमरी मार्केट इट इज कॉल्ड न्यू इशू मार्केट क्योंकि बिल्कुल नई सिक्योरिटी पहली बार इशू करती है एक कंपनी। सो पहला क्राइटेरिया है दैट न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। सिक्योरिटीज में कवर होता है शेयर्स, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, दोनों तरह के शेयर्स आएंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, डिपॉजिट, सब तरह की सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, बट न्यू सिक्योरिटीज। तो देखिए, दो पीसेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। मार्केट, प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनी। जब कोई कंपनी ही नई आई है तो वो जो भी सिक्योरिटीज इशू करेगी वो नई ही होंगी, जो कि प्राइमरी मार्केट के परव्यू के अंडर आएंगी। दूसरा है न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनी टू द इन्वेस्टर। तो यहां पर तो हमने बोला नई कंपनी, यहां पर हम कह रहे हैं पुरानी कंपनी, लेकिन उस पुरानी कंपनी के ये वाली सिक्योरिटीज पहली बार इशू हो रही हैं। न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर कंपनी पुरानी है तो भी प्राइमरी मार्केट में सिर्फ वो ही इशू आएंगे जो नए सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं। सो द कंडीशन इज न्यू। न्यू वर्ड का होना जरूरी है, चाहे तो वो कंपनी न्यू हो, ऑटोमेटिकली सिक्योरिटीज न्यू हो जाएंगी, और अगर कंपनी पुरानी है तो ये वाली सिक्योरिटीज न्यू होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बचपन में चिल्ड्रन जनरली फाइट, बच्चे लड़ाई करते हैं जी, नए टॉयज चाहिए, नई पेंसिल चाहिए, नई बुक चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर कंडीशन प्राइमरी मार्केट का वर्ड इज द न्यू, इट हैज टू बी द न्यू सिक्योरिटी। ओके, नाउ प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली contributes in the capital formation. Companies directly go to the investors. कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? जब कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, जनता से पैसा इकट्ठा करके नई कंपनी बनाती है, इसी तरह से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और कैपिटल फॉर्म होता है। प्राइमरी मार्केट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जाती है, जनता के पास जाती है और अपनी सिक्योरिटीज इशू करके पैसा इकट्ठा करती है। जो इन्वेस्टेबल फंड्स हैं वो सेवर, देखिए मैं आम जनता में आ गई, मैंने कुछ सेविंग करी हुई है, तो मेरी सेविंग्स को ये प्राइमरी मार्केट उठाती है और बिजनेस फर्म में डालती है। अब मेरी थोड़ी सी सेविंग से मैं एक बिजनेस नहीं चला सकती, लेकिन हर घर से अगर उनकी सेविंग्स को उठाया जाए तो क्या होगा? तो एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। ये जो प्राइमरी मार्केट है, ये इन्वेस्टेबल फंड्स, हर घर की छोटी छोटी सेविंग्स उठाकर उसको बिजनेस फर्म में डालती है, मतलब हाउस होल्ड की सेविंग को एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करता है हमारा प्राइमरी मार्केट। नाउ इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ द प्राइमरी मार्केट। अब ये जो नई सिक्योरिटीज का पैसा इकट्ठा करती है कोई कंपनी, वो कहाँ यूज होंगे वो फंड्स?
देखिए या तो कंपनी ही नई बन रही है तो वो फंड्स कहाँ यूज होंगे, नई एंटरप्राइज को डेवलप करने में, नई कंपनी बनाने में वो फंड्स यूज हो जाएंगे। और अगर वो फंड्स किसी एग्जिस्टिंग कंपनी ने इकट्ठे किए हैं तो वो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्सपेंशन में लाएगी, विस्तार करेगी, नया प्रोजेक्ट लगाएगी। पुरानी कंपनी नया प्रोजेक्ट लगा सकती है, अपने पुराने वेंचर को एक्सपैंड कर सकती है, विस्तार कर सकती है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है, किसी और नई फील्ड में एंटर करना है, मर्जर करना है, टेक ओवर करना है, किसी छोटी कंपनी को अपने साथ मिलाना है, तो ये जो हमारे फंड्स हैं ये इस चीज में काम आते हैं। अब बात करेंगे मुद्दे की, द मेथड्स। आज हमने डिस्कस करने हैं कौन कौन से मेथड्स हैं नए इश्यूज को लाने के प्राइमरी मार्केट में। तो ये 5 मेथड होते हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोला जाता है, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इश्यू एंड EIPOs। दीज आर द 5 मेथड्स जिनके बारे में एक एक करके आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू करने का पहला तरीका प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है। अब प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस के ऊपर एक ऑलरेडी हम आर्टिकल बना चुके हैं, आप प्लीज उसको देखिए, इसकी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। यहाँ पर समरी देने के लिए, अगर आप एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले वो आपको एक प्रोस्पेक्टस देते हैं। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसमें उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया गया है कि ये इतने साल पुरानी है, इसमें इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इसका स्टाफ है, इतने प्रोफेसर यहाँ रोज आते हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट्स आज की डेट में इस तरह से एस्टैब्लिश हो गए हैं, हमें ये काबिलियत है, ब्ला ब्ला। ये सब बातें आपको उस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस से पता चल जाती हैं। यू गेट अ मिरर इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसमें आपने जाना चाहते हो उसके बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारी जो है अपने मेरिट्स के साथ वो प्रोस्पेक्टस बताता है। अब बात करें अगर कंपनी की, तो कंपनी में भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है। जब कोई भी कंपनी नई फॉर्म होने जाती है तो आम जनता को उस नई कंपनी के बारे में कैसे पता चलेगा? वो नई कंपनी तो एस्टैब्लिश हो रही है बॉम्बे में, ठीक है, और हम बैठे हैं पैन इंडिया, हमको कैसे पता चलेगा कि वहां पर एक नई कंपनी इंट्रोड्यूस हो रही है, बन रही है? तो अगर उस कंपनी को अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी है तो आम जनता तक अपना ये समाचार पहुंचाना है कि ये नई कंपनी आ रही है। लोग अगर उस इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस कंपनी में तो उस कंपनी के बारे में कुछ जानना भी चाहेंगे। देखिए, अपनी हार्ड अर्नड मनी को आंख बंद कर कर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप चाहोगे कि आपको उस कंपनी के बारे में पता चले, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कहां से वो फंड्स इकट्ठा कर रही है, वो कंपनी किन चीजों में डील करने वाली है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कहाँ है, 5 साल में वो कंपनी अपने आप को कहां देख रही है। उसके डिटेल्स के बारे में जानकारी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा उस कंपनी में लगाना है, इसलिए वो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस उसका पूरा एक चिट्ठा रहता है, हॉरोस्कोप रहता है उस कंपनी का, उसका कंपनी का बायोडाटा कहलाता है, जिसमें वो अपनी इमेज को, अपनी ऑब्वियसली पॉजिटिव इमेज को जनता के आगे रखना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके सिक्योरिटीज को, उसकी शेयर्स को सब्सक्राइब करें। तो प्रोस्पेक्टस वो एक एडवर्टाइजमेंट है जिससे लोगों को, जनता को इंफॉर्मेशन दी जाती है और लोगों को ट्रैक किया जाता है, अपनी तरफ खींचा जाता है कि भैया आओ और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। द मोस्ट पॉपुलर मेथड, सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड यही है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जिसको हम IPO भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर इसका पूरा होता है। प्राइमरी मार्केट में फंड्स रेज करने के लिए ये बहुत ही प्रचलित तरीका है। कंपनी आम जनता से सब्सक्रिप्शन इनवाइट करती है कि आइए हमारे शेयर्स में पैसा लगाइए, एक डायरेक्ट अपील की जाती है इन्वेस्टर्स को, है ना। अब पूरे देश के लोगों को हमने बताना है कि ये कंपनी आ रही है, तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही बताया जाता है, डायरेक्ट अपील की जाती है। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो, मैगजीन में भी दे सकते हो।
प्रोस्पेक्टस के द्वारा जनता को पता चलता है कि कंपनी में कौन कौन सा रिस्क है। अगर जनता पैसा लगाती है तो किन रिस्क के ऊपर लगा रही है, उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, क्या लग रहा है उनको कि ये जो नई कंपनी आ रही है क्या ये मुनाफा कमाएगी। आज अगर मैं इसके शेयर्स में पैसा लगा दूं तो क्या कल को मेरे शेयर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो ये सब चीजें प्रोस्पेक्टस को देखकर थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है और जनता को ये पता चलता है, डिसाइड करती है जनता कि क्या उसको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। प्रोस्पेक्टस के में जो भी जानकारी दी जाएगी उस कंपनी के द्वारा वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, इससे बाहर वो कंपनी नहीं जा सकती। इनिशियल पब्लिक ऑफर से बहुत सारे लोगों को एक ही बार में कंपनी अप्रोच करती है, उनको ये द्वार खोलती है कि आइए शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी कोई कंपनीज इंटरमीडियरीज को भी इन्वॉल्व करती है, बीच के लोगों को, ताकि उनके द्वारा ये आईपीओ जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। राइट, जैसे कि ब्रोकर हो गए, बैंकर हो गए, अंडरराइटर हो गए, इन सब के थ्रू भी कंपनी अपना ये ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस और इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो ऑफर करती है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में आसानी हो एंड मैक्सिमम लोग उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकें। द सेकेंड मेथड इज द ऑफर फॉर सेल। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक मिस्टर के हैं, ये एक नई कंपनी खोलने जा रहे हैं। इन्होंने जैसा कि प्रीवियस मेथड में बताया प्रोस्पेक्टस इशू किया और लोगों को इनवाइट किया सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि प्रोस्पेक्टस मेथड काम नहीं किया क्योंकि ये मिस्टर के इस फील्ड में नए थे, अनजान थे, इनको एक एक चीज नहीं मालूम थी। यू नो व्हेन यू आर अ फ्रेशर आपको कई चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, तो इनके केस में वो प्रोस्पेक्टस मेथड काम नहीं किया, ज्यादा लोग इनके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आगे नहीं आए। तो अब ये तो बहुत बुरी बात हो गई इनके लिए, ये तो सैड वाली बात हो गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर के अपने शेयर्स किसी इंटरमीडियरी को बेचते। इंटरमीडियरी माने एक नया पर्सन आएगा, वो अपने शेयर्स मिस्टर के से खरीद लेगा, मिस्टर के अपने शेयर्स उसको बेच देंगे। इट विल, इंटरमीडियरी मीन्स नॉट आम जनता, इंटरमीडियरी मीन्स द ब्रोकर टाइप ऑफ अ पर्सन। इंटरमीडियरी का काम ही ये होता है कि वो फ्रेश कंपनीज को असिस्ट कर सके। तो क्या हुआ, ये इंटरमीडियरी ने मिस्टर के से सारे शेयर खरीद लिए। मिस्टर के खुश हो गए कि भैया ठीक है, मुझे तो वो डाइसी सिचुएशन या रिस्क नहीं लेना पड़ा कि अगर लोगों ने मेरे शेयर्स लिए ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। तो उसको ये सुविधा हो गई उस इंटरमीडियरी के आने से। मिस्टर के बहुत खुश हो गए कि लो जी मेरे सारे सब्सक्राइब हो गए, मेरी सारे शेयर्स इंटरमीडियरी ने खरीद लिए, उनकी टेंशन जो है वो कम हो गई। तो अब इंटरमीडियरी ने सारे शेयर्स तो खरीद लिए मिस्टर के से, लेकिन इंटरमीडियरी उसको अपने पास नहीं रखने वाला उन सारे शेयर्स को, वो उन शेयर्स को आगे आम जनता को बेच देगा। जाने वो शेयर्स अल्टीमेटली आम जनता के पास ही हैं। पहले तरीके में वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू डायरेक्टली जा रहे थे, ऑफर फॉर सेल वाले तरीके में वो जा तो जनता के पास रहे हैं लेकिन मिस्टर के से डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। मिस्टर के ने इंटरमीडियरी को बेच दिया और इंटरमीडियरी ने आगे जनता को बेच दिया। जैसे कि हम देखते हैं जो रिटेलर है वो होलसेलर से खरीद लेता है ना, आप सामान खरीदते हो, ग्रोसरी मार्केट खरीदते हो, उसमें होलसेलर सारा सामान खरीद लेता है, ठीक है, और फिर रिटेलर को बेच देता है। फिर रिटेलर क्या करता है, रिटेलर कस्टमर को बेच देता है। रिटेलर बेचता कैसे है, अपना प्रॉफिट रखता है और फिर आम जनता को वो सारा सामान बेच देता है। उसी तरह से कुछ मिलती जुलती कहानी यहाँ पर है। मिस्टर के शेयर्स डायरेक्टली जनता के पास नहीं आए, मिस्टर के शेयर्स इस इंटरमीडियरी के पास आए, फिर इंटरमीडियरी ने आम जनता को बेच दिए। The securities are offered to the general public. जनरल पब्लिक तक ही पहुंचेंगी सारी सिक्योरिटीज, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएंगी, ऑफर फॉर सेल के थ्रू, इंटरमीडियरी के थ्रू होकर जाएंगी। इंटरमीडियरी इशूइंग हाउसेस भी होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स भी होते हैं जिन्होंने मिस्टर के से उनकी सिक्योरिटीज खरीद ली। The issuing company shall sell the entire lot of securities. जो मिस्टर के कंपनी थी उसने अपने सारे के सारी सिक्योरिटीज को इंटरमीडियरी को बेच दिया एट एन एग्रीड प्राइस, कोई भी सुविधाजनक प्राइस जिससे मिस्टर के भी खुश हो जाए और इंटरमीडियरी खुश हो जाए,
उसके हिसाब से एग्रीड प्राइस पर उस इंटरमीडियरी को बेच दे दिया जाएगा। यूजुअली फेस वैल्यू पर ही ये बेचा जाता है। वो इंटरमीडियरीज रीसेल करेगा सिक्योरिटीज को, आगे बेच देगा। किसको बेचेगा? आम जनता को, इन्वेस्टिंग पब्लिक को, और थोड़े से ज्यादा प्राइस पे बेचेगा क्योंकि उसको भी तो अपना घर चलाना है ना, इंटरमीडियरी को भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो इंटरमीडियरी ने मिस्टर के कंपनी से खरीदा, आगे जनता को बेचा, बीच में अपना प्रॉफिट रख लिया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने एक शेयर 100 रुपए का बेचा इंटरमीडियरी को, उस ब्रोकर को, और वो ब्रोकर आगे 200 रुपए का बेच देगा। बड़े मजे आ गए जी, आपको 100 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो हुआ क्या? कंपनी भी खुश, मिस्टर के कंपनी भी खुश, और ब्रोकर भी खुश। ठीक है, कंपनी इज रिलीव्ड फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। मिस्टर के को क्या खुशी हुई? सबसे पहले टेंशन खत्म हुई कि भैया ओ माय गॉड, लोग सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो मेरा पैसा कैसे इकट्ठा होगा। तो वो टेंशन फ्री हो गए। इसके अलावा दूसरी टेंशन ये खत्म हुई कि इतनी सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, मिस्टर के कंपनी उससे भी बच गई। इतने सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये साइन करो, ये लाओ, वो लाओ, उस सब से वो बच गए। सीधा सा सीधा इंटरमीडियरी सामने आया, इंटरमीडियरी को बेचा, इंटरमीडियरी ने अपना प्रॉफिट रखा, आगे बेच दिया, सब खुश। सो दिस इज द सेकेंड मेथड विच इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। थर्ड मेथड आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर भी आ गए मिस्टर के, इन्होंने एक अपनी नई कंपनी खोली है, इनको शेयर्स इशू करने हैं, शेयर्स इशू करेंगे तभी तो पैसा आएगा। मिस्टर के बहुत ज्यादा अमीर बिलियनियर्स, लखपति, करोड़पति रिलेटिव्स हैं, उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो मिस्टर के ने अपने रिश्तेदारों से अपनी नई कंपनी के बारे में बात करी। क्योंकि रिश्तेदार बहुत अमीर थे, उन्होंने बोला लो भैया हम ही तुम्हारे शेयर्स खरीद लेते हैं। तो मिस्टर के तो बहुत खुश हो गए, बैठे बिठाए सारे शेयर्स बिक गए, उनके पास पैसा आ गया, सिक्योरिटी सारी फटाफट बिक गई, कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ी, उनका सारा काम घर बैठे बैठे हो गया। तो इसके फायदे क्या हुए? देखो जी, प्रोस्पेक्टस की जरूरत ही नहीं पड़ी, आम जनता तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई आपको एडवर्टीजमेंट देनी ही नहीं पड़ी, नो प्रोस्पेक्टस नीडेड। उस सब की डिफिकल्टी से, फॉर्मेलिटीज से मिस्टर के बच गए। किसी ब्रोकर की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहले वाले दो मेथड्स में या तो प्रोस्पेक्टस इशू करो, या फिर आप एक इंटरमीडियरी इशूइंग हाउस या ब्रोकर ढूंढो जो आपके सारे शेयर्स खरीद लेगा। लेकिन इस वाले केस में, थर्ड मेथड में, तो ना तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत है, ना ही किसी ब्रोकर की जरूरत है। इसके अलावा फटाफट फंड्स आ गए, घर बैठे बैठे जब सारे शेयर्स बिक जाएंगे तो इमीडिएट फंड्स आ गए, कोई टाइम का वेस्टेज नहीं हुआ। जैसे ये चाहते थे फटाफट कंपनी चलानी, कंपनी फटाफट खुल गई। द प्रीवियस टू मेथड्स दे वर एक्सपेंसिव, देखो उसमें खर्चा होता है ना, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। कुछ खर्चे मैंडेटरी हैं, करने ही पड़ेंगे, फॉर्मेलिटीज में लिस्ट लगानी पड़ेगी। कुछ ना चाहते हुए भी खर्चे हो जाएंगे, वो लाजमी नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है, बट हो जाते हैं खर्चे। लेकिन ये प्राइवेट प्लेसमेंट वाले बात में, जब आपने अपने रिश्तेदारों को ही शेयर्स बेच दिए तो आपके मजे हो गए, कोई आपको टेंशन ही नहीं रही। तो ये जो रिश्तेदार है, ये जरूरी नहीं है रिश्तेदार ही हो, आपके फ्रेंड्स भी अमीर हो सकते हैं जो आप में ट्रस्ट करें और आपके शेयर्स खरीद लें। रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके शेयर्स को खरीद ले। इस मेथड को बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। आपने प्राइवेटली ही अपने शेयर्स बेच दिए। द सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी। देखिए एक तरीका हमने आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल दिया कि आपने घर बैठे बैठे अपने पड़ोसी, रिश्तेदार या फ्रेंड को बेच दिए। प्राइवेट प्लेसमेंट में इंटरमीडियरी भी हो सकता है। आपने एक इंटरमीडियरी ढूंढा, उसको एक फिक्स्ड प्राइस पर अपने शेयर्स बेच दिए और उस इंटरमीडियरी ने आगे बेच दिए, जनता को नहीं बेचे। देखो सेकंड मेथड जो था ऑफर फॉर सेल, उसमें इंटरमीडियरी क्या कर रहा था? इंटरमीडियरी आम जनता को बेच रहा था। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट वाले मेथड में इंटरमीडियरी आम जनता को वो शेयर्स नहीं बेचेगा। वो किसको बेचेगा? सिलेक्टेड क्लाइंट्स, गिने चुने नामी लोगों को बेचेगा एट अ हायर प्राइस। देखो जहां इंटरमीडियरी आ गया, प्राइस तो हायर जाना ही है, क्योंकि भैया उसका प्रॉफिट क्या, उसको प्रॉफिट भी तो रखना पड़ेगा ना। सो माय पॉइंट इज कि या तो मिस्टर के खुद ही अपने अमीर रिश्तेदारों को, नेबर्स को बेच दें, या मिस्टर के एक इंटरमीडियरी अपॉइंट करें। लेकिन कंडीशन ये है कि इंटरमीडियरी ने आम जनता को नहीं बेचने हैं, सुपर रिच सिलेक्टेड क्लाइंट्स को ही वो शेयर्स बेचे जाएंगे। ओके, अब द इशुइंग कंपनी
प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है, लेकिन नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। द रिप्यूटेड क्लाइंट्स, जो हाई फाई आपके नामी चामी लोग हैं, उनको लुभाने के लिए, उनको अपनी कंपनी का मिरर दिखाने के लिए कि ये हमारे मेरिट्स हैं, हम इनके ऊपर काम करेंगे, ये हम अपनी कंपनी को 5 साल में वहां तक ले जाएंगे, ब्ला ब्ला। ये सब एडवर्टीजमेंट जो है ये रिप्यूटेड क्लाइंट्स के लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है, ताकि वो रिप्यूटेड क्लाइंट्स इंटरमीडियरी से खुशी खुशी आपकी सिक्योरिटीज खरीद लें। Now the intermediaries issue securities to selected clients, LIC, UTI, जनरल इंश्योरेंस, इन लोगों को वो बेच देगी। इसका फायदा प्राइवेट प्लेसमेंट का ये है कि आपका कैपिटल कंपनी के लिए फटाफट रेज हो सकता है, पब्लिक इशू में बहुत समय लगता है। Many a times the companies, स्पेशली जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, नई कंपनीज हैं, वो पब्लिक इशू अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं भैया। जो नया मार्केट में आया है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पब्लिक इशू के ऊपर इतना खर्चा कर सके, इसलिए ये छोटी छोटी और नई कंपनीज जो हैं ये प्राइवेट प्लेसमेंट में ज्यादा विश्वास करती हैं। देखो सारी की सारी अंडरराइटर फी बच जाएगी, मैनेजर फी, एजेंट कमीशन, ना मालूम ऐसे कितने कितने खर्चे हैं जिससे ये सब बच जाएंगे। फोर्थ पॉइंट आता है राइट इशू। एग्जाम्पल लेते हैं, एक के कंपनी की एग्जाम्पल है। इस कंपनी ने आम जनता को 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, जनता ने खरीद लिए। अब ये के कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, और बिना पैसे के कोई एक्सपेंशन होती नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब ये क्या करेंगे, ये 5,000 और शेयर्स इशू करना चाहते हैं ताकि पैसा इकट्ठा हो और अपने बिजनेस को और बढ़ा सकें। अब क्या करेंगे, ये जनता के पास जाएंगे, जनता के पास बहुत अच्छे से जाएंगे क्योंकि इनके ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में हैं और ये एस्टैब्लिश हो चुके हैं, कोई नई कंपनी तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये जनता के पास जाएंगे, बोलेंगे देखो जी 10,000 शेयर्स मैं पहले से इशू कर चुका हूँ, इसके बेस पे मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ है, मैंने एक्सपेंशन करनी है, तो ठीक है चलो अब आप और शेयर्स खरीद लो, बिकॉज यू हैव ट्रस्ट इन मी नाउ, राइट। लेकिन मिस्टर के क्या कर रहे हैं, के कंपनी, वो ऑलरेडी जो ये 10,000 वाले लोग थे ना, 10,000 शेयर होल्डर्स, इनके पास जाते हैं और इनको कहते हैं कि भैया मैं नए शेयर्स इशू कर रहा हूं, क्या तुम खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड हो आपके शेयर्स खरीदने में, तो अगर वो पुराने वाले ही हमारे शेयर्स खरीद लें तो मुझे के कंपनी को क्या जरूरत है नए शेयर होल्डर्स के पास जाने की, मेरे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मेरे पर ट्रस्ट है, वो ही मेरे शेयर्स खरीद लेंगे। अगर पुराने शेयर होल्डर्स को अपने पुराने शेयर्स पर प्रॉफिट हो रहा है तो वो खुशी खुशी के कंपनी की नई इशू को सब्सक्राइब कर देंगे। तो राइट इशू क्या है, राइट इशू है शेयर्स तो नए इशू हो रहे हैं, लेकिन किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इट इज द इशू ऑफ न्यू शेयर्स नॉट टू द न्यू शेयर होल्डर्स, इट इज द इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। देखो ऐसे होता है कि ये भी पॉसिबल है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अच्छा लगे कि वो अपनी ओनरशिप अपने पास ही रखें। अगर नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे तो नए ओनर्स आ जाएंगे कंपनी के, है ना, तो अगर पुराने ही रहेंगे तो ओनरशिप उनके पास ही रहेगी, क्योंकि शेयर होल्डर को ओनर्स फंड बोला जाता है, तो उनकी ओनरशिप पुराने शेयर होल्डर्स के पास ही बरकरार रही। इसलिए भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स न चाहेंगे कि नए शेयर होल्डर्स भी इसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो अपने पुराने शेयर होल्डर्स की ओनरशिप को अपने पास रखना चाहेंगे, इसलिए वो ही नए इशू को खरीद लेंगे। इफ न्यू शेयर होल्डर्स विल कम देन देयर ओनरशिप विल बी डाइल्यूटेड, भैया वो भी अपनी हिस्सेदारी लेने आ जाएंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी नए शेयर होल्डर्स का हाथ हो जाएगा। अगर नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे तो उनकी दे विल लूज देयर शेयर इन द कैपिटल, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये है कंपनी का शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास। अब ये वाला कैपिटल अगर नए वालों के पास चला गया, देखो नए वालों के पास ये इतना टुकड़ा चला जाएगा तो इनका तो कम हो जाएगा ना शेयर, है ना, सो दे विल लूज देयर शेयर इन द कैपिटल। ये पूरा कैपिटल बनाया हमने, इसमें से इनका हिस्सा चला जाएगा। क्यों, दे विल ऑल्सो लूज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, क्योंकि नए आ जाएंगे
एंड इट विल वाटर देयर लिक्विडिटी, पुराने वालों को दिक्कत होगी, पुराने वालों पर असर पड़ेगा, इसलिए वो चाहेंगे ही नहीं कि नए वाले आए, और जब वो कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है तो क्यों ना हम ही खरीद लें। कंपनी गिव्स अ चांस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज दे आर एसोसिएटेड विद द कंपनी, वो उनके पुराने शेयर होल्डर्स हैं तो उनको पहले चांस देती है। देखिए मान लीजिए आप एक ब्रांड पहनते हैं जिससे आप बहुत खुश हैं, आप एक पर्टिकुलर कंपनी का स्वेटर पहनते हैं हर समय, वो आपका फेवरेट है, ठीक है, आपको एक नया खरीदना है तो आप क्या बोलोगे, अरे भैया मेरे को तो पुराने वाला ही पसंद है, मैं क्यों ना पहले पुराने वाले ही ब्रांड का पहनने की कोशिश करूं, वहां नहीं मिलेगा तो जाऊंगा दूसरी वाली दुकान पे, है ना। सो यू स्टिक टू द एग्जिस्टिंग वन, आपने पुराने वाले को ही पहले ट्राई किया, राइट। इसी तरह से कंपनी भी पुराने शेयर होल्डर्स को राइट देती है कि भैया मैं नए शेयर्स ला रहा हूं, तुमने लेने हैं तो तुम ले लो, पहला हक तुम्हारा बनता है। अगर पुराने वाले मना कर देंगे तब वो जाएगा जनरल पब्लिक के पास सब्सक्राइब करवाने के लिए। ओके, राइट इशू एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज एक कंफर्ट है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कि भैया आप हमारे नए इशू को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हमारा नया सब्सक्रिप्शन आ रहा है, आप चाहते हो तो भैया आप ही सब्सक्राइब कर लो। The shareholders are offered the right to buy new shares, ये हमने आपको बता दिया, उनको पहला हक दिया जाता है in proportion to the number of shares they already hold। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 100 शेयर्स नए मार्केट में ला रहा हूं तो 100 के 100 एक पुराने शेयर होल्डर को दे दूंगी, नो 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 नो, प्रपोर्शन में दिए जाते हैं। जिसके पास पुराने 10 शेयर्स हैं वो 2 नए ले ले, जिसके पास 50 पुराने शेयर हैं वो 10 नए ले ले। इस तरह से किसी भी प्रोपोर्शन में कंपनी एक प्रोपोर्शन बना देगी, उसी के बेसिस पर नई सिक्योरिटीज पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर की जाती हैं। इसको बोलते हैं राइट इशू। इसको राइट इशू क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज द प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स। प्रीएम्प्टिव क्या होता है? नई चीज लॉन्च करने से पहले पुराने वालों को ऑफर करो, इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। तो ये क्या है? प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स है। कंपनी को करना पड़ेगा नया इशू ऑफर, पुराने शेयर होल्डर्स को करना पड़ेगा नई जनता के पास जाने से पहले। स्टॉक एक्सचेंज अलाउ ही नहीं करती है एग्जिस्टिंग कंपनी को कि भैया तुम प्रीएम्प्टिव राइट पुराने वालों को दिए बगैर नए जनता पे चले जाओ। नो, इट इज नॉट अलाउड। आपको पुराने शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करना पड़ेगा। वो ना बोले तो ठीक है, फिर नई जनता के पास चले जाओ। लास्ट मेथड इज EIPO। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब हम IPO को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करते हैं, कंप्यूटराइज्ड प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करते हैं, उसको फिर हम EIPO बोलते हैं। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम इश्यूज करती है शेयर्स को पब्लिक में, उसको IPO बोला जाता है। लोग IPO को खरीदते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, बाद में बेच देते हैं। जब इसी IPO को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम पे कर दिया, तो वो EIPO कहलाएगा। Company which proposes to issue capital to the public through this method has to enter into an agreement with the stock exchange। EIPO लॉन्च करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट कंपनी को करना पड़ता है। कंपनी को सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं ताकि वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करें और कंपनी को ऑर्डर प्लेस करवाएं। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर वो होता है जिसको सेबी ने रजिस्टर किया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है। इशूइंग कंपनी को एक रजिस्ट्रार भी अपॉइंट करना पड़ता है जिसके पास पूरी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी होगी, स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो कनेक्टेड होगा, तभी हमारा EIPO जो है वो सफल होगा। तो ये 5 मेथड हमारे यहाँ खत्म होते हैं। आर्टिकल भी हमारा आज का यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसके रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।